ये कोर्स में हम वेब डिज़ाइनिंग कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। वेब डिज़ाइनिंग क्या है? अगर हम एक वेबसाइट की बात करें जिससे हम इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंप्यूटर से लेते हैं, राइट, ये हमें समझना पहले ज़रूरी है कि वेबसाइट क्या है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। जब किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हो, चाहे वो सोशल नेटवर्क का हो या तो किसी इंस्टीट्यूशन का या तो किसी कॉलेज का वेबसाइट हो, तो उसमें आप क्या करते हो? आप उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, राइट। जैसे अगर आप फेसबुक सपोज आप खोल रहे हो और किसी दोस्त के फेसबुक पे आप विजिट कर रहे हो, तो उसके जो फोटोज़ हैं, जो उसने पोस्ट लिखा है, ये सब आप पढ़ रहे हो। तो वो जो फोटोज़ हैं, वो जो पोस्ट है, वो इस तरह से डिज़ाइन कैसे दिख रहा है? मैं आपको मेरा एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये वेबसाइट मैंने बनाया है। इसमें डिफरेंट मेन्यू है, जब क्लिक करेंगे तो उस पर चले जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखो यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, राइट। यहाँ पर कुछ लिखावट है जो एक अलग कलर में है। ये जो अलग अलग जगह पर कहाँ पर क्या लिखनी है, ये जब मैं माउस पॉइंटर लेके आता हूँ तो ये थोड़ा बड़ा होता है, ओके। और पहली बार जब इसको ओपन करेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये स्क्रॉल कर, 1 सेकेंड, कहाँ गया? ये ऊपर रह गया शायद, यस यहाँ पर था, ओके। ये नंबर देखिए, मतलब 0 से बढ़ते हुए ये जो यहाँ पर नंबर लिखी गई यहाँ तक आते हैं। ये सारी चीज़ें ये आप डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपको HTML पता है। HTML CSS के मदद से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको इंटरेक्टिव बना सकते हो। जैसे हम यूज़र ID पासवर्ड मांग रहे हैं लॉगिन करने के लिए, या तो ईमेल ID पासवर्ड मांग रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो। अगर हम आज की डेट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट को एज ए सर्वर भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे Node.js हो गया। लेकिन नॉर्मली जब जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था तो उस टाइम पे इसको फ्रंट एंड के लिए ही डेवलप किया गया था, मतलब जो क्लाइंट सर्वर है, क्लाइंट सर्वर में ही इसको यूज़ होना था, सॉरी क्लाइंट मशीन में, ओके। क्लाइंट मशीन में यूज़ होना था, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि फेसबुक का एक सर्वर हो गया जिसमें सारे डाटा रहता है। जब हम कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं या तो हम कुछ भी लिखते हैं उसमें पोस्ट, तो ये सारे फेसबुक में चले जाते हैं उनके सर्वर में, ओके। फिर हम एज ए यूजर जब उसको एक्सेस करते हैं, भले अपने स्मार्टफोन से या तो कंप्यूटर से, जब हम एक्सेस करते हैं तो हम क्लाइंट कहलाते हैं, ओके। हमें उस सर्वर से डाटा एक्सेस करनी होती है। किसके थ्रू एक्सेस करते हैं? कोई भी एक वेब ब्राउज़र के थ्रू, या तो उनका जो एप्लीकेशन है, जैसे फेसबुक है एक अलग से एप्लीकेशन है, उसके थ्रू कर सकते हैं, या तो वेब ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं। गूगल क्रोम हो, मोजिला हो गया, कोई भी एक वेब ब्राउज़र में हम फेसबुक को खोल के भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। जब हम फेसबुक में किसी वेब ब्राउज़र में खोल रहे हैं फेसबुक को, तो जो हमें एनवायरनमेंट दिखता है, कहीं पे कुछ बटन दिख रहा होगा, वो इमेजेस दिख रहे होंगे, पोस्ट दिख रहे होंगे, तो वो सारे वेब डिजाइनिंग कहलाते हैं। कहाँ पे क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ओके। उसमें HTML टैग यूज होता है, डेफिनेटली यूज होता है। भले आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको करो, कोई भी मतलब कुछ चीज़ें रेडीमेड होती हैं। एज ए बिगिनर यूज़र, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं है, तो थोड़ा समझाने में ये चीज़ें दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप पूरी तरह से समझ जाओ। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको इतना लिखना नहीं पड़ता, रेडीमेड होते हैं, ओके। लेकिन अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो तब आप वो रेडीमेड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल जानकारी ही नहीं है तो उसको यूज़ करना मुश्किल होगा, ओके। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको HTML सीखना ज़रूरी है, ठीक है। 100 बात की एक बात, और धीरे धीरे हम बीच बीच में डिस्कशन करते रहेंगे उसके बारे में, इसकी जो जो रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि अभी लगभग 4 मिनट हो गया है और वैसे ही इसको अब
डिस्कशन करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं इस कोर्स की खासियत क्या होगी। इस कोर्स की खासियत ये होगी कि आप जब मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको ये लगेगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ रहे हो। ओके, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हो तो उस टाइम पे जैसे आप पढ़ते हो आपको लगेगा आप वैसा ही पढ़ रहे हो, राइट। और यहाँ पर मैं कुछ नोट्स आपको भी दूंगा, तो ये जो नोट्स आपको लिखना है तो अभी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, या तो एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन मैंने बनाया है, ओके, PGDCA, आप इसको डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से आप सर्च कर सकते हो PGDCA, आपको इस टाइप का लोगो दिख जाएगा, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेस हैं। पेड कोर्सेस से चौंकिएगा मत, बहुत ही कम पैसा है, क्योंकि इसकी जो सर्वर मेंटेनेंस वगैरह है, भले ही एडमोब लगा है, लेकिन खैर आप तो अभी नए नए हो, आप अभी नया पढ़ रहे हो। अगर कोई पुराना आदमी है तो उसको पता है कि एडमोब से कितना मिलता है। ओके, सो जो PDF नोट्स हैं और MCQs हैं वो कम्प्लीटली फ्री है, उसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्सेज में भी कुछ कोर्सेज फ्री हैं और कुछ कोर्सेज के लिए बहुत ही कम पैसा आपको देने की ज़रूरत है। फिर भी अगर मान लीजिए आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो कि आप उतना भी पे नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे डिस्काउंट की बात कर सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ने से मतलब है। एक दो आदमी से अगर पैसा कम मिला या नहीं मिला तो फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। एज ए टीचर ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा पढ़े सही से। सो हम बात कर रहे थे कि आप अगर ये नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हो और जितना हमने पढ़ा, आपने अभी क्लास तो यहाँ ले ली, लेकिन इसकी प्रोग्रेस अगर आपको चेक करनी है तो आपको MCQ से पेयर करनी होंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके रिलेटेड, कि उसमें जो जो जवाब हैं, जो जो सवाल हैं उसकी जवाब आपको आता है कि नहीं। अगर आपको आता है तो मतलब ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। और ये याद रखिए, अगर आप स्किप करेंगे, एक को छोड़ के दूसरे पे चले जाएंगे तो हो सकता है आप कुछ लूज़ कर लें, क्योंकि मैं ये दावे से कह सकता हूँ, भले ही आप पहले से अगर HTML जानते भी हों थोड़ा बहुत, तो इस तरह से आप नहीं जानते होंगे। ओके, सो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो क्लास को, तो एक भी मोमेंट मिस मत करिए। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करिए। हाँ, प्रैक्टिस से याद आया, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ही चाहिए, आप ये अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल तो आपके पास है ही, नहीं तो यूट्यूब कैसे देख रहे हो आप, बाकी सब वीडियोस कैसे देख रहे हो आप, कैसे इंस्टॉल कर रहे हो। ओके, तो आपके पास तो मोबाइल है ही, स्मार्टफोन है ही, तो उसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हाँ, दिक्कत क्या आती है, क्योंकि स्मार्टफोन जो है उसका स्क्रीन छोटा है, भले ही 6 इंच का हो, 7 इंच का हो, तो जब हम कीपैड ऑन करते हैं तो आधा हिस्सा कीबोर्ड कवर कर लेता है, राइट। सो आप एक कीबोर्ड एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। सो हम ये नेट में सर्च करेंगे, स्मार्टफोन कनेक्ट टू कीबोर्ड। आजकल हर सवाल का जवाब है गूगल के पास, राइट। सो ये ऐसे बहुत सारे कनेक्टर मिल जाएंगे जो आपकी स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड के साथ और माउस के साथ। ओके, इस तरह से। सो उसके बाद पूरी स्क्रीन आपको मिल गई जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कीबोर्ड अलग से लगा है। और कीबोर्ड में टाइपिंग करना स्पीड भी होता है, और अगर आप कंप्यूटर वाला जो कीबोर्ड है उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब आप कंप्यूटर पे स्विच करोगे, कहीं पे जॉब करोगे तो कंप्यूटर में करोगे, तो उस टाइम में भी आपको आसान हो जाएगी, राइट। सो ये मोबाइल को इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से रखना है। देखिए ये वाला इमेज करेक्ट है। ओके, इसी तरह से मोबाइल को रखना है ताकि आपको ठीक से दिखे। ओके, सो चलिए अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि HTML क्या है। HTML इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। पढ़िए लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन।
आपको अगर किसी से कम्युनिकेट करना है देन यू हैव टू यूज ए लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड का, उसमें आपको 3 लैंग्वेज में कोर्सेस मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और उड़िया। ओरिजिनली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो उड़िया मेरा मदर टंग है, तो उड़ीसा के बच्चों के लिए भी मैंने उड़िया में बहुत सारे कोर्सेस बनाए हैं। ओके, सो हिंदी, इंग्लिश, उड़िया आपको तीनों लैंग्वेज में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कंप्यूटर से अगर हमें बात करना है तो हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे? कंप्यूटर से अगर आपको बात करना है तो आपको कंप्यूटर जो समझ रहा है वो लैंग्वेज आना चाहिए। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो क्या हमें बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए? जी हाँ, अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो तो आना चाहिए। नहीं तो हम एक अल्टरनेट तरीका भी ले सकते हैं। क्या अल्टरनेट तरीका? अभी 2 आदमी बात करना चाहते हैं, एक आदमी को तेलुगु पता है, एक आदमी को हिंदी पता है, ठीक है, 2 अलग अलग लैंग्वेज है। तो जब तेलुगु वाला कुछ कह रहा है तो हिंदी वाला नहीं समझ रहा है, जब हिंदी वाला कुछ कह रहा है तो तेलुगु वाला नहीं समझ रहा है, राइट। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर हैं जो कर्नाटक गए हैं दिल्ली से, या तो केरल गए हैं, या तो तमिलनाडु गए हैं, राइट। तेलुगु वाला कोई एरिया, या तो तमिल वाला, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सब ऐसे लैंग्वेज हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे अगर आप नहीं जानते हो। जानते हो तो समझ में आएंगे। ओके, सो ये हिंदी वाले हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। तो जो ऑडियंस है, जब नेताजी भाषण दे रहे हैं तो ऑडियंस उसको कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो एक आदमी की ज़रूरत होती है जो नेताजी से सुने और ऑडियंस को बताए। ओके, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो नेताजी ने हिंदी में कहा, ये सुने, फिर ये उसको ट्रांसलेट करके उनके लैंग्वेज में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, जो भी लैंग्वेज हो उसी लैंग्वेज में उन लोगों को ट्रांसफर करके बताया, ट्रांसलेट करके बताया। तो हमें भी कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो कि जब हम इंग्लिश में कह रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा दे। ओके, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझ रहा है? कंप्यूटर बाइनरी समझ रहा है। हम अगर बाइनरी सीखने जाएं और लिखने जाएं तो ये जो सर के बाल है पक जाएंगे। तो इतना मेहनत हमें नहीं करना है, राइट। दुनिया आज के डेट में चाहती है कि हर चीज़ चुटकी में हो, आसानी से हो जाए, राइट। तो सब कुछ आसान करने के लिए नई नई चीज़ें हम निकालते हैं, जैसे कि ये हो गया। सो इसमें क्या है, हम एक सिंपल टेक्स्ट फाइल में हम टेक्स्ट लिखेंगे इंग्लिश में, ये सबको आता है। जब उसको हम किसी ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ब्राउज़र क्या है? ऐसे एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे हम दूसरे किसी डाटा को एक्सेस करते हैं, दूसरे किसी के डाटा को, उसके कंप्यूटर में रखे हुए डाटा को एक्सेस करते हैं। जैसे मैंने फेसबुक की बात कही, तो ये फेसबुक के सर्वर में है, वहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से। ओके, सिंपली कहा जाए तो वेबसाइट ओपन करने के लिए हमें ब्राउज़र चाहिए। सो कोई भी मॉडर्न ब्राउज़र, ओके, अगर आप सर्च करो नेट में, जैसे मैंने कहा गूगल भैया को सब पता है, तो गूगल से ही पूछते हैं लिस्ट ऑफ मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे वेब ब्राउज़र मिल जाएंगे, जैसे कि सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ओपेरा, ओके, यूसी ब्राउज़र, बहुत सारे ब्राउज़र मिल जाएंगे। यहाँ पर एक इमेज दिया है, ये इमेज को ओपन करते हैं। 17 मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र्स फॉर डेस्कटॉप। ओके, सो यहाँ पर इसके हिसाब से नंबर 1 है गूगल क्रोम, फिर मोजिला फायरफॉक्स, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, सफारी, सोगो एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्यू, इसका भी नाम मैंने नहीं सुना, यांडेक्स, यस इसका नाम मैंने सुना है, यूसी ब्राउज़र ये तो सब हर कोई जानता होगा जो भी मोबाइल रख रहा है, बाइडू, यस इसका भी नाम मैंने सुना है, मार्क्सथन, ठीक है। सो ये बहुत सारे ब्राउज़र हैं, आप इसमें से कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ इसमें चलेगा उसमें नहीं चलेगा, वैसा नहीं है। आपने जो टेक्स्ट फाइल लिखा प्रोग्राम का, उसको किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन करो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, स्मार्टफोन से, तो आपको क्या करना है, आप कोई भी
ऑनलाइन वेबसाइट में चले जाओ, जैसे कि एक है हमारे पास W3 स्कूल्स, ठीक है, आप उसमें क्लिक करो। इसमें HTML ट्यूटोरियल है, लर्न HTML। सो बाकी इसमें डिटेल आपको अगर ये टफ लग रहा है तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, डिटेल में आप पढ़ो ना पढ़ो ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, डिटेल में इसमें नोट्स बहुत सारे भी हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये वाला ट्राई इट योर सेल्फ, यहाँ आप चले जाओ। सो इसमें आप इस साइड में लिखोगे आपकी जो भी प्रोग्राम लिखनी है, फिर रन पे क्लिक करोगे तो इस साइड आपको आउटपुट दिखाई देगा, राइट, बढ़िया है ना। तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो और एक वेबसाइट है हमारे पास CodePen। सो codepen.io, आप इसको ओपन कर लो। इसमें आप चाहो तो साइन अप कर सकते हो, या तो बिना साइन अप के भी आप कर सकते हो। सो इसमें आप स्टार्ट कोडिंग में क्लिक करो। ओके, तो आपको ये 3 अलग अलग बॉक्स दिखाएगा, एक है HTML का, एक है CSS का और एक है जावास्क्रिप्ट का। इसमें क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप लिखोगे तो ये जो आउटपुट है ये नीचे दिखेगा। ओके, सो आप इसकी मदद भी ले सकते हो। और इसमें अगर आप साइन अप करके आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो एक प्लस पॉइंट है कि आप दूसरे आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनसे आप शेयर कर सकते हो, या तो जो आपका दोस्त भी नहीं है वो भी सर्च करके उस प्रोग्राम को देख सकता है और उससे सीख सकता है अगर उसको उस टाइप की ज़रूरत है। और आप भी बाकी लोगों के जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया है आप उसको सर्च करके उसको देख के उससे आप अपना आइडिया ले सकते हो। ओके, सो ये हो गया HTML के बारे में। अभी बात करते हैं CSS क्या है। सो CSS इसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, इट डिफाइंस द स्टाइल ऑफ द HTML एलिमेंट इन द पेज। हमारे पेज में जो HTML एलिमेंट है ये उसकी स्टाइल दिखाता है। अच्छा चलिए मैं आपको एक HTML एलिमेंट लिख के दिखा देता हूँ, डिटेल में इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सो मैं लिखूंगा हेडिंग, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिखा हेडिंग और नीचे मेरा ये वाला आया आउटपुट हेडिंग। सो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, मैंने यहाँ पर लिखा H1 लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर, फिर लास्ट में मैंने लिखा वही लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर H1, लेकिन अभी एक उसमें फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिखा हेडिंग। अगर मैं इसके अंदर लिखूं हेलो वर्ल्ड तो ये यहां पर हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। ओके, सो ये CodePen का प्लस पॉइंट है, आप वहां पर लिखो यहां पर आउटपुट दिखेगा। और सेव वेब करना ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपने साइन अप किया है और सेव करके आप रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो। सो हम बात कर रहे थे स्टाइलिंग की। ओके, अब ये CSS JS हम उस साइड रख लेते हैं, हम स्टाइलिंग इसी में देंगे H1 के अंदर। सो हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल एंड डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा कलर देन कॉलम रेड। ओके, सो अब देखिए मेरा जो हेलो वर्ल्ड है ये रेड कलर का हो गया। क्यों हो गया रेड कलर का, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा स्टाइल और कहां पर लिखा, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर मैंने लिखा था H1। सो H1 और ग्रेटर देन साइन के बीच में मैंने लिखा, ये ध्यान रखिए। ओके, ग्रेटर देन साइन यहाँ पर है, H1 यहाँ पर है, इसके बीच मैंने लिखा क्या लिखा, स्टाइल, ठीक है। मतलब मैं अभी जो ब्राउज़र है जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो मैं इसको कहना चाहता हूँ कि मैं अभी स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये HTML वाला नहीं है, ठीक है। क्या स्टाइल देना चाहता हूँ, मैं इसकी कलर करना चाहता हूँ। क्या कलर करना चाहता हूँ, रेड कलर करना चाहता हूँ। ओके, अच्छा ये रेड के जगह पे अगर मैं लिखूँ ग्रीन तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से मैं स्टाइलिंग दे सकता हूँ। अलग अलग स्टाइलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे ही हम आगे आगे जाएंगे। ओके, धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी लेते जाएंगे। So CSS cascading style sheet defines the style of the HTML element in the page. The styling may be the color elements, the space between the elements and the layout of the element. Layout
मैंने जैसे कहा आपको, ये वेबसाइट मैंने दिखाया कि यहाँ पर कहाँ पर क्या रहेगा। ओके, ये सब भी आप CSS के मदद से कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो पूरा हमारा रो है इसको 4 हिस्सा किया गया है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चलें सो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर एक इमेज है और यहाँ पर ये फिर ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड लेआउट। सो ये सारी चीज़ें आप CSS के मदद से कर सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए? सो ए जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द HTML प्रोग्राम थ्रू एन API कॉल्ड द DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। ज़्यादा डिटेल में उसका अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो क्लमजी हो जाएगा फिर। ठीक है, आप खाली इतना समझो कि दिस इज़ नॉर्मली यूज फॉर फॉर्म वैलिडेशंस, द लोड डायनेमिक कंटेंट। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं, मैंने आपको दिखाया भी था जो नंबर स्क्रॉल करके आ रहे हैं। ओके, और ये देखिए ये नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि ऐड बटन करेंगे तो एक नया बटन ऐड होता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इंटरेक्टिविटी है आप वो जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन HTML प्रोग्राम। सो मैंने आपको कहा कि ऑनलाइन आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहते हो तो कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर, एनी, मैं Notepad++ इस्तेमाल करता हूँ, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। Notepad++ जो है वो फ्री है और उसकी कुछ खासियत है, मैं आपको जब उसमें लिखूँगा तब दिखा दूँगा। आप सर्च करो Notepad++ और यहाँ से कोई भी एक रिलीज़ आप क्लिक करके उस रिलीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फिर आप डाउनलोड में क्लिक करिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डिफरेंट इसका इंस्टॉलर है, पोर्टेबल है। ओके, इंस्टॉलर क्या है? वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करेगा। पोर्टेबल क्या है? ये एक जिप फाइल है, आप पेन ड्राइव में उसको ले लो, किसी का भी कंप्यूटर में लगाओ और उसको डबल क्लिक करो तो वो खुलेगा, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अगर आपका खुद का कंप्यूटर नहीं है, आप किसी साइबर कैफ़े वगैरह में, कोई इंटरनेट कैफ़े में अगर जाके आप बैठते हो और कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपको पोर्टेबल सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे कि हम अगर टेक्स्ट एडिटर से लिखें, कोई भी टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि अभी हमने कहा कि हम Notepad++ की इस्तेमाल करेंगे। सो भले ही Notepad++ इस्तेमाल करें या तो कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो जनरल हमारा नोटपैड वाला है, मैं वो आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ओके, Notepad++ की भी ज़रूरत आपको नहीं है। सो मैंने राइट क्लिक किया, फिर मैंने लिखा न्यू, फिर ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये मेरा एक नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल गया। अभी मैं इसको रीनेम कराऊंगा, रीनेम करके इसको लिखूंगा माई फास्ट program.html। ठीक है, फिर से मैं करता हूँ, मैं इसको रीनेम करता हूँ और मैं लिखता हूँ माई फास्ट program.html। मैंने फिर से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई थी। क्या चीज़ें? जब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे एक एरर दिखा रहा है कि ये बोल रहा है कि इफ़ यू चेंज द फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकेम अनयूजेबल। ओके, अगर आप इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दोगे तो हो सकता है ये अनयूजेबल हो जाए। ऐसा क्यों कह रहा है? अच्छा, मैं इसमें अभी यस दे देता हूँ, फिर ऐसा क्यों कह रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा था। सो उसके लिए मैं और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको दोनों को दिखाता हूँ। अगर दोनों फाइल को हम नज़दीक से देखें, सो ध्यान से देखिए,
एक फाइल का आइकन अलग तरह का है, दूसरे का अलग तरह का है, जबकि हमने दोनों को जो हमारा नोटपैड है उसकी इस्तेमाल से बनाया है। तो फिर ये अलग अलग आइकन्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि एक का एक्सटेंशन है HTML और दूसरे का एक्सटेंशन है TXT। लेकिन आपके केस में शायद ऐसा ना हो, आपके केस में दोनों सेम ही दिखते हों, क्योंकि आपने चेंज तो किया है लेकिन एक्चुअली उसका एक्सटेंशन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम व्यू मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है, व्यू मेन्यू में हमारे पास एक ऑप्शन है फाइल नेम एक्सटेंशंस। ये चेक है कि नहीं देखेंगे। अगर ये चेक नहीं है तो हमारा जो फाइल का नाम है वो इस तरह से दिख रहा होगा, .txt नहीं दिख रहा होगा। ओके, लेकिन अगर ये चेक्ड है, हम क्लिक करेंगे व्यू में और इसको चेक कराएंगे। सो जैसे ही वो टिक मार्क लगा है उसमें, तो आपको ये वाले जो एक्सटेंशन है ये दिखेंगे। ओके, .txt, .html जो भी एक्सटेंशन है वो दिखेगा। और जब आप रीनेम करोगे, मैं अभी इसको रीनेम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन है उसको सिलेक्ट नहीं करता है, लेकिन हम पूरा एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन के साथ करके इसको रीनेम कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ a.html, फिर एंटर प्रेस करूँगा। अभी बोल रहा है कि आप चेंज करना चाहते हो, मैंने कहा येस। ओके, सो ये क्यों पूछता है? ये इसीलिए पूछता है कि अगर आपने एक्सटेंशन नेम चेंज कर दिया तो ये किसी दूसरे एप्लीकेशन से उसको खोलने की ट्राई करेगा। मान लीजिए आपके पास एक वीडियो फाइल है, आपने उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया, TXT बना दिया, तो जब वो खोलेगा तो वो टेक्स्ट एडिटर से खोलना चाहेगा, जबकि वो खोलेगा नहीं, क्योंकि उस फाइल को इस तरह से लिखा गया है कि वो एक वीडियो प्लेयर में खुलेगा या तो वीडियो एडिटर में खुलेगा। ओके, वो एक वीडियो फाइल है, वो टेक्स्ट एडिटर में खुलने वाला फाइल है नहीं। ओके, लेकिन आपने उसको चेंज कर लिया, इसीलिए ये पहले पूछ लेता है कि भाई ये हम अगर आप चेंज कर लो तो ये हो सकता है कि अनयूजेबल हो जाए, तो फिर भी आपको करना है तो आप कर सकते हो। ओके, तो ये बन गया। अभी मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है मेरा उसमें खुल जाएगा। सो मेरा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एड्स है वही है। तो ये अभी वो ब्राउज़र को खोल रहा है, लेकिन इसमें कुछ आउटपुट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं। जब कोई प्रोग्राम हमने लिखा ही नहीं तो आउटपुट क्या आएगा? ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट विथ नोटपैड ++ करेंगे। अगर आपके पास नोटपैड है तो आप नोटपैड से ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पर वो सेम चीज़ लिखूँगा जो मैंने उसमें लिखा था, <h1 <, देन यहाँ पर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, फिर </h1 <, और मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, सेव करना ज़रूरी है। और जो पहले से मेरा खुला हुआ फाइल था मैं उसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश कैसे करते हैं? यहाँ पर एक बटन होता है रिफ्रेश करने के लिए, आप वो बटन को प्रेस कर लो, या तो F5 आपके जो कीबोर्ड में की है F5 फंक्शन की, आप उसको भी दबा सकते हो, तो ये ब्राउज़र रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन ब्राउज़र सिलेक्टेड होना चाहिए एट दैट टाइम। ओके, सो ये हमारा दिख गया अभी। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग कराएंगे। सो हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे कलर रेड। फिर से इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए कलर रेड कलर का हो गया। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने अपनी पहला HTML फाइल लिख लिया। ओके, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता पड़ा है, हमें बहुत कुछ सीखना है। एक वेबसाइट बनाना है, खाली एक छोटा मोटा फाइल नहीं। ओके, सो हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम विल आइडेंटिफाई इट एज एन HTML प्रोग्राम। ये अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाइज द फाइल्स फ्रॉम इट्स एक्सटेंशन नेम। मैंने आपको अभी कहा आप HTML या तो HTM एक्सटेंशन दे सकते हो। ओके, वी विल सेव आवर क्रिएटेड प्रोग्राम विथ .htm और .html एक्सटेंशन।
so the operating system can identify it as an HTML program. ओके बिना .html लिखे उसको पता नहीं चलेगा कि HTML प्रोग्राम है। तो अगर आपको पता है कि HTML आप लिख रहे हो, डेफिनेटली पता है क्योंकि हम वही तो लिख रहे हैं, तो आपको HTML एक्सटेंशन उसकी करनी है कंप्यूटर को भी बताने के लिए कि भाई मैं HTML प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ओके सो जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वो ब्राउज़र में खुलेगा। और जब हमें प्रोग्राम को फिर से कुछ चेंज करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे उस पर और एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस करेंगे अगर नोटपैड इंस्टॉल है, अदरवाइज हम करेंगे ओपन विथ नोटपैड। सो जो हमारा डिफ़ॉल्ट पुराना वाला नोटपैड है वो खुल जाएगा। ओके अब हम बात करेंगे हाउ टू रन एन HTML प्रोग्राम। सो सिंपली हम डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, किसी वेब ब्राउज़र में ये खुल जाएगा। या तो आप जो भी वेब ब्राउज़र खुला है आप अगर ये प्रोग्राम को यहाँ पर ड्रैग करके लेके आते हो तब भी ये, देखिए मैंने एक वेब ब्राउज़र खोला, अभी मैंने ये प्रोग्राम को नहीं लाया था राइट, लेकिन अभी ड्रैग करके लेके आऊँगा, देखिए। ओके सो किसी भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र में आप ड्रैग करके लेके आओ खुल जाएगा, या तो आप उसको डबल क्लिक करो तब भी ये खुल जाएगा। ओके अब हम बात करेंगे हेडिंग टैग। सो मैंने आपको जो H1 लिख के दिखाया ये हेडिंग टैग है। सो इस तरह के 6 डिफरेंट हेडिंग टैग्स होते हैं। सो ये H1 मैं और एक लिखता हूँ, मैंने 6 लिख दिए या 7 लिख दिए, एक हटा देता हूँ। और मैं अभी यहाँ पर चेंज करूँगा H1 के जगह पे H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, मैंने इस तरह से कर दिया। राइट अभी मैं इसको सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा जिसमें मैंने इसको खोला था। अब इसको रिफ्रेश करूँगा, या तो जैसे कि मैंने कहा डबल क्लिक भी करके मैं खोल सकता हूँ इसमें, अगर आपका ये पूरा क्लोज हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इस फाइल पे डबल क्लिक कर लो, ये खोल लेगा। सो यहाँ पर जो H1 हमारा है मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा आउटपुट है। सो जो H1 वाला है वो सबसे बड़ा है, फिर छोटा होते होते जो H6 है वो सबसे छोटा है। तो क्या हम लेटर को छोटे बड़े करने के लिए हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं। H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग and H2 has less importance than H1, H3 has less importance than H2। जैसे हमारे बुक में होता है मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, उसके नीचे राइट, उसी तरह से हम मेन हेडिंग को H1 से लिखेंगे, फिर सब हेडिंग को H2 से लिखेंगे। ओके साइज़ बड़े छोटे की कोई बात है नहीं, क्योंकि अगर साइज़ बड़ा करना है तो हमारे पास अलग उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। आप उससे साइज़ बड़ा कर सकते हो। H1 का साइज़ भी आप चाहे तो H6 के साइज़ से छोटा कर सकते हो, H6 का साइज़ चाहे तो H1 के साइज़ से बड़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी, साइज़ से मतलब नहीं है। लेकिन ब्राउज़र के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है। H1 और H2 भले ही आप दोनों को सेम साइज़ का कर लो, फिर भी ब्राउज़र के लिए H1 का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, H2 का कम है। ओके इसलिए हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। ईच हेडिंग हैज़ ए स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट साइज। डिफ़ॉल्ट मीन्स ओरिजिनल साइज। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मेरा ब्राउज़र को मैंने बड़ा कर दिया था, मैं इसको 100% कर लेता हूँ। येस अभी 100% है। सो ये जो है ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज है, मतलब ओरिजिनल साइज है। ओके हाउएवर वी कैन चेंज द साइज ऑफ एनी हेडिंग विथ द स्टाइल एट्रीब्यूट। हम स्टाइल एट्रीब्यूट के इस्तेमाल से इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके उसके लिए हमें फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा बाद में। सर्च इंजिन्स यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। सो यूजिंग हेडिंग्स only to make text larger is a wrong practice। okay so using headings only to make text larger is a wrong practice। अगर सिर्फ आप बड़ा करने के लिए टेक्स्ट को हेडिंग यूज़ कर रहे हो तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है।
बड़ा छोटा करना है तो आप फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज़ करो। ओके, हेडिंग आपको क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन को पता है कि ये हेडिंग है, तो उसी हिसाब से जब कोई सर्च करता है तो उसको दिखाएगा। ओके, एज ए हेडिंग, जैसे कि देखिए मान लीजिए सपोज मैं सर्च करता हूँ गूगल पे सुब्रत सर। ओके, सो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ये बोल्ड लेटर में दिखा रहा है। ओके, मेन जो हेडिंग, सो ये H1 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो ये सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी को ध्यान में रखिएगा। खाली बड़ा छोटा करने के लिए नहीं लिखिएगा, क्योंकि बड़ा छोटा करने के लिए हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉन्ट हाइफन साइज, मैंने यहाँ पर लिखा 5EM। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब CSS पढ़ेंगे। सो मेरा आउटपुट ये वाला है। मैं उसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए जो अभी H6 है वो H1 से भी बड़ा है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो अभी भी H1 का इम्पोर्टेंस ही बड़ा है, राइट। सो आज की क्लास यहीं रखते हैं। ये लगभग हमारा 20 से 25 घंटे का कोर्स होने वाला है। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगली बार जब वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा कि कल एक वीडियो डालने की, रोज़ डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाकी दूसरे सारे काम होते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो फुल टाइम यूट्यूबर हैं उनके लिए तो आसान है वीडियोस डालना। मैं क्योंकि फुल टाइम नहीं हूँ, फुल टाइम यूट्यूबर और एक फैमिली वाला आदमी हूँ, बाल बच्चे हैं, तो उनके लिए भी सोचना पड़ता है। यूट्यूब से तो कुछ मिलता है नहीं, तो खाली यूट्यूब को पकड़ के बैठेंगे तो घर कैसे चलेगा। तो बाकी इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, वो सब भी देखना पड़ता है। तो उसके बाद जो टाइम बचता है मैं यूट्यूब में डालता हूँ, क्योंकि एक इच्छा, एक आग्रह जो बोलते हैं, ठीक है, बच्चों को फ्री में पढ़ाना, ये एक मेरा एक मतलब अंदर से ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँ। कुछ लिमिटेशंस के वजह से, जैसे कि मैंने कहा, फैमिली को भी देखना होता है, तो ये काम में बाधा आ जाता है। जब कोई जब ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा होते हैं, इंस्टीट्यूट के क्लासेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर भी मैं टाइम निकाल के कोशिश करूँगा कि इस कोर्स को रोज़ कम से कम डालूँ। ओके, और मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि इसको मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि शायद अगर आपने पहले HTML किया हुआ है तो शायद आपने इस तरह से पढ़ी हो, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ओके, सो क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।